राजा की 3 बातें। प्रतापगढ़ नामक एक बेहद सुंदर सा राज्य था। राज्य की सुंदरता हर जगह प्रसिद्ध थी। उसी राज्य में राजा विक्रम सिंह अपने छोटे बेटे रुद्र प्रताप सिंह के साथ रहा करते थे। विक्रम सिंह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे। उनके पास हर समस्या का समाधान होता था। जल्द ही वहाँ अपने छोटे बेटे रुद्र प्रताप सिंह को उस राज्य का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन अभी तक अपने बेटे को उन्होंने वहाँ 3 सीख नहीं दी थी, जो 3 सीख उनके पिताश्री ने उनको दी थी। इसी को लेकर वहाँ काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। मैंने अपने बेटे को सभी संस्कार दिए हैं, लेकिन अभी तक उसने बाहरी दुनिया नहीं देखी है। मुझे उसे राजा बनाने से पहले बाहर की दुनिया दिखाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पिताश्री ने भी जब मैं राजा बना था तो बाहर की दुनिया दिखाई थी, और उनके 3 ऐसी बातें जो मुझे आज भी याद है और वहाँ मुझे आज भी काम दे रही है। वही 3 बातें मैं अपने बेटे रुद्र प्रताप सिंह को भी सिखाऊंगा। राजा की वहाँ 3 बातें जो वहाँ अपने बेटे रुद्र प्रताप सिंह को सिखाना चाहता था। एक दिन की बात है जब राजा विक्रम सिंह अपने बेटे रुद्र प्रताप सिंह के पास जाते और कहते हैं, बेटा, मुझे पता है तुम जल्द ही इस राज्य के राजा बनने वाले हो और अब तुम्हें सभी एक राजा की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन तुम अपनी प्रजा को किस दृष्टि से देखोगे वहाँ सिर्फ तुम ही मुझे बता सकते हो। पिताश्री, आपसे ही तो मैंने सीखा है कि प्रजा हमारे लिए हमारी घर की ही सदस्य होती है, इसीलिए उनकी उलझनों को सुलझाना हमारा कर्तव्य होता है। मैं प्रजा को अपने घर के सदस्यों की तरह ही देखूंगा। जिस तरह वह समस्या लाएंगे उसी तरह उनका समाधान भी मेरे पास होना ज़रूरी है। मुझे पता है बेटा, तुम्हारे पास बहुत अच्छी सीख है जो कि तुमने मुझसे सीखी है, लेकिन मैं तुम्हें नगर भ्रमण पर भेजूंगा। मैं चाहता हूँ कि राजा बनने से पहले मेरी 3 बातें तुम सीख लो। अगर तुमने ये 3 बातें सीख ली तो मैं बहुत ही खुश होऊंगा, और फिर मैं तुम्हें राजा बनाने में ज़रा सा भी संकोच नहीं करूँगा। लेकिन पिताश्री, वहाँ 3 बातें आपकी क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बेटा, वो 3 बातें सिर्फ तुम्हें नगर भ्रमण के दौरान ही मिलेगी। तुम्हें पता है, तुम नगर भ्रमण पर जाओ और मैं कागज़ की 3 पर्चियाँ दूंगा। जो पर्ची तुम्हें पहले मिलेगी उस पर्ची को पढ़ना और फिर नगर भ्रमण के लिए निकल जाना, और फिर वहाँ 3 बातें तुम्हें रास्ते में याद रहेगी। अगर वहाँ 3 बातें तुमने समझ ली तो तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी सुबह होते ही रुद्र प्रताप सिंह अकेले ही नगर भ्रमण पर चल देते हैं। पर्ची पर लिखी 3 बातें उन्होंने पढ़ ली थी। पिताश्री ने वहाँ 3 बातें लिख तो दी है, लेकिन उन्हें समझ पाना मेरे लिए मुश्किल है। जो भी हो, लेकिन मैं वहाँ 3 बातें समझूंगा और फिर पिताश्री को खुश कर कर ही रहूँगा। रुद्र प्रताप सिंह नगर भ्रमण पर चल दिए थे। रास्ते में वह चलते हैं कि उन्हें जोरों की भूख लगती है। अरे, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही है, लेकिन मुझे खाने के लिए आसपास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। राजकुमार बेहद ज़्यादा भूखे थे, लेकिन उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। भूख की वजह से वहाँ एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। इस जंगल में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं खाने में क्या खाऊं। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया, नगर भ्रमण के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। अभी एक किसान रास्ते से गुजर रहा था कि वहाँ भी उसी पेड़ के पास आकर खड़ा हो जाता है। अरे, तुम तो कोई राजा नज़र आ रहे हो। वैसे क्या कर रहे हो तुम इस जंगल में? कुछ नहीं, मैं नगर भ्रमण के लिए निकला था, क्योंकि इसके पास ही मेरा नगर है और वहीं पर मैं जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, जो भी हो, लेकिन क्या तुम कुछ देर तक मेरे फल की रखवाली कर सकते हो क्या? मेरे पास में ही तालाब है, वहाँ पानी पी कर आता हूँ। अगर तुमने मेरे फल की निगरानी कर ली तो मेरे लिए बहुत ही मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, तुम पानी पी आओ, मैं तुम्हारे फल की निगरानी कर लेता हूँ। वहाँ
किसान तालाब की तरफ बढ़ जाता है और राजकुमार फल की तरफ देखते हैं। अरे, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट फल है, क्यों ना एक में निकाल कर खा लेता हूँ, मुझे तो भूख लगी है। जैसे ही राजकुमार फल की तरफ हाथ बढ़ाते हैं कि उन्हें राजा की कही हुई एक बात याद आ जाती है। पर्ची पर पिताश्री ने एक बात लिखी थी, बेटा हमेशा खाना, लेकिन दूसरों का हक छीनकर कभी मत खाना। वहाँ बात याद आते ही राजकुमार उसमें से एक फल भी नहीं निकालता और बस उस फल की निगरानी ही करते हैं। थोड़ी ही देर बाद किसान आता है और देखता है, अरे राजकुमार, आप ऐसे ही बैठे हो जब से, वैसे आपने एक फल भी निकाल कर नहीं खाया। मैंने तो सोचा था कि आप एक आध फल तो खा ही जाओगे, क्योंकि आप महल में तो खाते ही होंगे ना, आपको तो तरह तरह के फल मिलते होंगे। हाँ, मुझे तरह तरह के फल मिलते हैं, मैं काफ़ी ज़्यादा भूखा भी हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारे फल में से एक भी फल नहीं खाया, क्योंकि मेरे पिताश्री ने कहा था कि कभी भी किसी का हक छीनकर मत खाना। यह बात सुनकर किसान खुश हो जाता और कहता है, अरे वाह, तुम तो राजा बनने के बिल्कुल लायक हो। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता ने तुम्हें बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। किसान उसे एक फल दे जाता है और वहाँ से चला जाता है। राजकुमार बहुत ही खुश होता है और आगे बढ़ता है। राजा की दो बातें जो राजकुमार अभी भी नहीं जान पाया था, वहाँ जानना चाहता था। वहाँ जैसे ही आगे बढ़ता है, कुमार फल लेकर आगे बढ़ता है और सोचता है, अरे ये फल तो मैं आगे खा लूँगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, आगे ही खा लूँगा रास्ते में। वहाँ आगे बढ़ता है कि उसे एक बुजुर्ग औरत मिलती है। बुजुर्ग औरत कहती है, मुझे भूख लगी है बेटा, तुम्हारा फल मुझे दे दो, मुझे काफ़ी ज़ोरों की भूख लगी है बेटा, फल दे दो ना। बुजुर्ग औरत की यह बात सुनकर राजकुमार मन ही मन सोचता है, अरे ये बुजुर्ग औरत तो मेरा ही फल ले रही है, मैं इसे अपना फल नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने इसे अपना फल दे दिया तो मेरी भूख थोड़ी ही मिटेगी, मैं इसे अपना फल नहीं दूंगा। राजकुमार उसे मना करने ही जा रहा था कि उसे राजा की कही हुई दूसरी बात याद आ जाती है। बेटा, राजा का दायित्व होता है प्रजा को खुश करना। अगर प्रजा को खुश करने के लिए एक राजा को भूखा सोना पड़े तो राजा को भूखा सो जाना चाहिए। यह बात उसके मन में आते ही वहाँ राजकुमार वहाँ फल उस बुजुर्ग औरत को दे देते हैं और उसे दूसरे सवाल का जवाब भी मिल जाता है। राजकुमार आगे बढ़ते ही वहाँ मन ही मन सोचते हैं, पिताश्री का आखिरी सवाल, जो कि मुझे कैसे भी मिल जाए तो मैं पिताश्री को सारी बातें बताऊंगा, फिर पिताश्री काफ़ी ज़्यादा खुश होंगे। वैसे इस नगर भ्रमण में मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि रास्ते में उसका एक सेनापति मिलता है। अरे राजकुमार, आप नगर भ्रमण के दौरान काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, मुझे लगता है कि अब नगर भ्रमण ना करते हुए आपको राजमहल लौट जाना चाहिए। आप महाराज से कह दीजिए कि मैंने नगर भ्रमण कर लिया, महाराज को थोड़ी ही पता लगेगा कि आपने नगर भ्रमण नहीं किया। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम सेनापति, मैं राजा बनने वाला हूँ और राजा बनने के नाते मुझे नगर भ्रमण तो करना ही होगा ना। मैं पिताश्री की भांति एक राजा बनना चाहता हूँ, ना कि ऐसा ही राजा। मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे नगर भ्रमण तो क्या, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ कहकर फिर से राजकुमार नगर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। सेनापति राजमहल की तरफ लौट जाते हैं। जब राजा को यह बात पता लगती है तो राजा बहुत ही खुश होते हैं। अरे वाह, मैंने तो अपने बेटे की परीक्षा ली थी कि मेरा बेटा इस परीक्षा में पास हो या ना हो, लेकिन सच में मेरा बेटा तो एक राजा बनने के लायक है। मैंने तुम्हें इसीलिए भेजा था ताकि तुम उसकी परीक्षा ले सको। हाँ राजन, आपने भेजा तो था, आपने सोचा था कि राजकुमार वापस लौट आएंगे, नगर भ्रमण नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ तो लौटे ही नहीं और उन्होंने कहा कि वहाँ नगर भ्रमण करके ही घर लौटेंगे। यह बात सुनकर राजा को बहुत ही खुशी होती है। इधर राजकुमार नगर भ्रमण में लगे हुए थे कि दो किसान आपस में झगड़ते हुए उसे दिखाई देते हैं। किसानों के झगड़ते हुए देख राजकुमार उनके पास जाते और कहते हैं, अरे तुम दोनों इस तरह क्यों झगड़ रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें जो इस तरह झगड़ रहे हो तुम दोनों? क्या बताएं आपको, हम बहुत ही बड़ी समस्या में हैं,
हम दोनों ने मेहनत से लकड़ियाँ इकट्ठी की थी और मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी, इसलिए मुझे ज़्यादा लकड़ियाँ आनी चाहिए ना। हम दोनों ने साथ में इकट्ठी की थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा लकड़ी आनी चाहिए और इसको कम। नहीं नहीं, मैंने ज़्यादा मेहनत की थी, इसीलिए मुझे ज़्यादा लकड़ी आनी चाहिए, इसे नहीं। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा झगड़ रहे थे कि राजकुमार कहता है, तुम दोनों ने बराबर ही मेहनत की थी। मुझे लगता है कि अगर तुम दोनों ने मिलजुल कर काम किया है तो तुम्हें मिलजुल कर ही लकड़ियाँ बांट लेनी चाहिए। यानी कि अगर तुमने मिलजुल कर काम किया तभी तुमने सोचा होगा कि हम बराबरी की लकड़ी बांटेंगे, तो फिर तुम्हें बराबरी की ही लकड़ी बांटनी चाहिए, अपनी बातों से नहीं मुकरना चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारे अंदर खुद के अंदर ही लालच है। मुझे लगता है कि तुम दोनों को बराबर लकड़ी बांटनी चाहिए। दोनों बहुत ही खुश होते और उन्हें समस्या का हल मिल जाता है। सच में आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे मन में लालच आ गया था, इसीलिए हम ऐसा कर रहे थे, लेकिन अब हम बराबर की लकड़ियाँ बांटेंगे। दोनों आपस में बराबरी की लकड़ियाँ बांटकर समझौता कर लेते हैं और अब राजकुमार को अपनी तीसरी समस्या का हल भी मिल जाता है। पिताश्री ने कहा था कि प्रजा अगर तुम्हारे पास किसी समस्या को लेकर आए तो उस समस्या का समाधान तुम्हारे पास होना चाहिए और प्रजा भी खुश होनी चाहिए, तभी तुम एक अच्छे राजा कहलाने के लायक रहोगे। अब राजकुमार को अपनी बातों का जवाब मिल चुका था और पिता की 3 बातें उसे बहुत ही अच्छी लगी थी। वह राजमहल जाता है और फिर अपने पिता से सारी बातें कहता है। पिताश्री, आपकी 3 बातें जो कि मैंने ध्यान में रखी, वो तीनों बातों में मैं सफल रहा। पहला, मुझे एक किसान मिला जिसकी रखवाली की, फल की। मुझे भूख लगी लेकिन मैंने एक भी फल नहीं खाया, यानी कि मैंने उसका हक नहीं छीना। दूसरी बात, मैंने गरीब बुजुर्ग औरत की मदद की जिससे मुझे बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि उस खुशी में मैं खुद भूखा रहा लेकिन मैंने उसकी मदद की। राजा होने के नाते हमारा दायित्व होता है प्रजा को खुश करना, तो मैंने उस बुजुर्ग औरत को खुश किया भले ही मैं भूखा रहा। तीसरी बात यह है कि 2 किसान लड़ रहे थे और उनकी लड़ाई में मैं बीच में गया और मैंने उनकी समस्या का समाधान खोजा। यहाँ भी एक राजा का दायित्व होता है कि समस्या का समाधान खोजे जिससे कि दोनों पक्ष खुश हो जाए। उसमें भी दोनों पक्ष खुश हो गए थे पिताश्री। यह बात सुनकर राजा खुश हो जाता कहता है, बेटा तुम अपनी परीक्षा में सफल रहे। मैंने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मंत्री को जंगल में भेजा था और मैंने सोचा था कि तुम 20 नगर भ्रमण में ही लौट आओगे, लेकिन मेरी तुम चौथी बात में भी सफल रहे, क्योंकि तुमने राजा होने के नाते अपनी प्रजा का भला सोचा। राजा होने के नाते तुमने सोचा कि तुम्हें नगर भ्रमण करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम इसमें सफल नहीं होते तो शायद तुम राजा नहीं बन पाते, इसीलिए मैंने तुम्हें नगर भ्रमण पर भेजा था। अब तो राजकुमार और भी ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिताश्री की परीक्षा में सफल हो चुका था और उसके पिता की 3 बातें जो कि हमेशा उसे याद रही। नावती काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग थी। बुजुर्ग अवस्था में भी उसके बेटे बहू उसका साथ छोड़कर चले गए थे। तब से ही मीनावती खुद ही अपने घर का भरण पोषण किया करती थी। मीनावती गांव में दूसरों के यहाँ पर खेतों की देखभाल किया करती थी, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। दिन भर वहाँ खेतों की निगरानी करती थी, जिसमें मीनावती थक जाती थी। सारे गांव वालों को मीनावती पर बहुत दया आती थी। कभी कभी गांव वाले उसकी मदद भी कर दिया करते थे। एक दिन की बात है जब मीना नाम की एक औरत मीनावती के पास जाती और कहती है, माँ जी, आपकी ये हालत देखकर ना आप पर बड़ी ही दया आती है। इस अवस्था में भी आपको यहाँ सब काम करना पड़ रहा है, कितना मुश्किल होता होगा ना आपके लिए। हाँ बेटा, मुश्किल तो होता ही है, लेकिन ज़िंदगी में यहाँ उतार चढ़ाव तो चलते ही रहते हैं, तो इसके लिए तो हमें करना ही पड़ता है ना। पेट पालन करने के लिए ही तो मुझे खेतों की देखभाल करनी पड़ती है, अब क्या कर सकते हैं। हाँ माँ जी, वो बात तो है, लेकिन आपकी दया भी बहुत ही आती है। आपको पता है मेरी माँ कितनी बुजुर्ग हो गई है ना, खाट से नीचे नहीं उतरती। आपको पता है मेरे भैया भाभी उन्हें कभी भी काम नहीं करने देते।
और वहाँ काम नहीं कर पाती। हाँ बेटा, वो बात तो है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। किसी के किस्मत में आराम लिखा होता है तो किसी की किस्मत में मेरी जैसी ज़िंदगी। मेरे बेटे बहू ने मेरा साथ नहीं दिया और तुम्हारी माँ का साथ तुम्हारे भैया भाभी अच्छे से दे रहे हैं। हाँ माँ जी, वो बात तो है, लेकिन आप खुद ही अपने घर का भरण पोषण करती हो, इससे तो अच्छा कि आप अपने मायके ही चली जाओ। वैसे भी आप कभी कभी तो अपने मायके की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करती हो ना। हाँ बेटा, वो बात तो है, मैं मायके की तारीफ़ करती हूँ, लेकिन मेरा मायका बहुत ही दूर है, इसीलिए मैं वहाँ पर नहीं जा पाती। मेरे भैया भाभी भी काम में लगे हुए हैं, उनको पता तक नहीं है कि मेरे बेटे बहू ने मुझे छोड़ दिया है, वरना वहाँ खुद ही मुझे मायके ले आ जाते। हाँ माँ जी, वो बात तो है, लेकिन आपको अपने मायके की याद नहीं आती क्या? हाँ बेटा, मायके की याद तो आती है, लेकिन अब क्या कर सकती हूँ। इतना दूर गांव है कि मेरा तो जाना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन देखते हैं, अगर मेरा मन करा तो मैं अपने मायके ज़रूर जाऊँगी। तूने तो आज मेरे मायके की याद दिला दी। हाँ माँ जी, मुझे भी ना अपने मायके जाए बिना ना दिन ही नहीं बनता। आपको पता है, हर रोज़ मैं अपनी माँ से बात करती हूँ तो बड़ा ही अच्छा लगता है। बेटा, अगर तेरे जैसी मेरी बेटी होती तो शायद मुझे बड़ी ही खुशी होती। हाँ माँ जी, वो बात तो है। मीना कुछ देर तक मैनावती से बात करती है, फिर दोनों ही अपने अपने काम में जुट जाते हैं। रात के समय में मैनावती अकेली थी कि उसे अपने मायके की याद आती है। मीना सही कह रही थी, मुझे अपने मायके जाना चाहिए। अगर मैं अपने मायके गई तो मेरे भैया भाभी मुझे देखेंगे और उनको मैं बड़ी ही खुशी होगी। मुझे भी कितना अच्छा लगेगा ना अगर मैं अपने भैया भाभी से मिलूंगी तो। मुझे अपने मायके चले जाना चाहिए। मैनावती ने अब सोच लिया था कि वह अपने मायके जाएगी। वहाँ सुबह सुबह सेठ जी के पास जाती और कहती है, सेठ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ, इसीलिए मैं आपके खेतों की देखभाल नहीं कर पाऊँगी। आपको तो पता ही है मेरा मायका कितनी दूर है, मुझे कम से कम 8 से 10 दिन तो लग जाएंगे। तब तक आप किसी और नौकर को रख लीजिए। अरे मैनावती, तुम्हारा अचानक से जाने का कैसे बन गया? तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे अलावा इस गांव में अब बड़ी ही मुश्किल से रखवाले मिलेंगे। कितने देर तक का काम होता है, कोई करना पसंद नहीं करता। अब कौन मिलेगा मुझे इतनी जल्दी? आप जो भी करो सेठ जी, लेकिन अब मैं अपने मायके जाऊंगी। आपको पता है कि मुझे मायके जाए कितने दिन हो गए हैं। मुझे अपने भैया भाभी की याद आ रही है, तो मैं अपने मायके जाऊंगी। अरे मैनावती, वो बात तो ठीक है, चले जाना, लेकिन तुम्हारा मायका तो बहुत ही दूर है। रामपुर कितना दूर है यहाँ से, और बीच में तो काफ़ी ज़्यादा जंगल का रास्ता भी पड़ता है। वहाँ पर अगर तुम्हें कुछ डाकू चोर मिल गए तो वहाँ तो तुम्हें लूट ही लेंगे, तो फिर तुम क्या करोगी? हाँ, ये बात तो है सेठ जी, लेकिन मेरे बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं, कुछ ना कुछ तो इंतज़ाम मैं उनका कर ही दूंगी। यहाँ कहकर मैनावती वहाँ से चल देती है। रास्ते में वहाँ चलती है कि एक पेड़ दिखाई देता है। अरे, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, मुझे लगता है कि मुझे इस पेड़ के नीचे आराम कर लेना चाहिए। वैसे भी मेरा मायका तो काफ़ी दूर है, वहाँ पहुँचने में तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाएगा। मैनावती उसी पेड़ के नीचे आराम करने लग जाती है कि 2 डाकू से देख लेते हैं। अरे देखो ना, बुढ़िया आ रही है, देखो देखो, इसकी पोटली भी रखी हुई है नीचे। मुझे लगता है कि इसमें कुछ न कुछ तो हमें चोरी करने को मिल ही जाएगा। आज तो नया शिकार मिल गया, चलो इसे लूटते हैं। हाँ हाँ, लेकिन सावधानी से लूटना, ऐसे नहीं। माँ जी को हम बेवकूफ़ बनाकर लूटेंगे, ऐसे लूटेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा हमारे लिए। हाँ भाई, सही कह रहा है, चल दोनों चलते हैं। दोनों डाकू माँ जी के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ जी, आपको पता है हम रास्ते से ही गुजर रहे थे। वैसे आप कहाँ जा रही हूँ? बेटा, मेरा मायका दूर है, रामपुर नामक गाँव है, वही मेरा मायका है, इसीलिए मैं अपने मायके जा रही हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? अरे माँ जी, हम भी उसी रास्ते से गुजर रहे हैं, आप कहो तो हम आपको छोड़ देते हैं। वैसे भी आप हमारे साथ चलोगी तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चोर डाकू बहुत ज़्यादा होते हैं, आपकी इस पोटली को कहीं चुरा न लें। हाँ बेटा, वो बात तो है, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो काफ़ी खुशी होगी, और वैसे भी मेरे साथ अगर कोई चलेगा तो रास्ता भी अच्छे से कट जाएगा। हाँ माँ जी, चलिए। अच्छा माँ जी, ये पोटली हमें दे दीजिए। अगर पोटली हमें दे दोगी तो आपको चोरी की दिक्कत नहीं होगी, आपकी रखवाली भी हो जाएगी। हाँ बेटा, वो बात तो है, लेकिन इस पोटली में कुछ ज़्यादा खास नहीं है। खास तो तब होगा
जब ना मैं अपने मायके जाऊंगी। अरे माँ जी, क्या बात कर रहे हो? मायके जाओगी तो क्या खास होगा आपके लिए? बेटा, मेरे भैया भाभी है ना, उनके पास काफ़ी ज़्यादा धन है। उन्होंने कहा था कि बंटवारे के वक्त तुम हमारे पास आ जाना, तो उसमें से कुछ धन हम तुम्हें दे देंगे। और उन्होंने कहा था कि जब तुम आओगी तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा सोना चांदी जेवरात ये सब देंगे। अब जैसे ही उनका बंटवारा होने लगा तो वो मुझे बुलाने लगे। बेटा, अब उधर से इतना सामान लाना तो मुश्किल हो जाएगा ना, उसके लिए तो मुझे किसी नौकर की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास तो बेटे बहू कुछ नहीं है। मेरे पास तो इतना सारा धन आ जाएगा कि मैं तो माला माल हो जाऊंगी। इसमें पोटली में तो कुछ है ही नहीं। इसमें से तो बस मेरे टूटे घर की चाबियाँ ही है, वहाँ भी मैं बदल ही लूँगी बेटा। हाँ माँ जी, ये बात तो सही कह रही हो। वैसे माँ जी, आप कहो तो हम आपको आपके मायके तक छोड़ देते हैं। हम अगर आपको छोड़ेंगे तो हमें बड़ी ही खुशी होगी। हाँ बेटा, मुझे अपने मायके तक जल्दी ही पहुंचना है, क्योंकि उधर से सोना भी तो लाना है और कल की कल ही आना है। दोनों माँ जी के साथ चल देते हैं कि रतन नाम का डाकू रामू से कहता है, अरे माँ जी की पोटली चोरी करेंगे, उसमें तो हमें कुछ धन नहीं मिलने वाला। एक काम करते हैं, जब माँ जी उधर से आएगी तो उनका सोना ही चोरी कर लेंगे। इससे हमें फ़ायदा ही फ़ायदा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा सोना भी हाथ लगेगा। अगर माँ जी जो कह रही है इतना सोना हमें मिल गया तो हम तो धनवान हो जाएंगे। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, अभी माँ जी के से कुछ बहाना बना देते हैं और फिर कल इसी रास्ते पर उनका इंतज़ार करेंगे। माँ जी आएगी तो उनका सारा सोना चोरी कर लेंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वैसे माँ जी, आप जा रही हो ना, उधर हम आज नहीं जा सकते, क्योंकि हमारा रास्ता दूसरा है। शायद आपका रामपुर गांव दूसरा है, हमारा दूसरा। एक काम करते हैं, आप खुद ही रामपुर चले जाइए और हम अपने रामपुर चले जाते हैं। अरे बेटा, क्या कह रहे हो? तुम चलो ना मेरे साथ। अगर तुम चलोगे तो तुम्हारा भगवान भला करेगा। मुझे भी उस रास्ते तक पहुंचा देना बेटा। नहीं नहीं माँ जी, हम उस रास्ते तक नहीं जाएंगे, आप खुद ही उस रास्ते तक जाइए। बुढ़िया अकेली ही उस रास्ते पर चली जाती है और दोनों डाकू पीछे ही रह जाते हैं। वहाँ मन ही मन ललचाते हैं कि दूसरे ही दिन उन्हें काफ़ी ज़्यादा सोना मिलने वाला है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब बुढ़िया उसके पीहर जा चुकी थी, अब वहाँ नहीं आने वाली थी 1 महीने तक। बुजुर्ग औरत अपने भैया भाभी से मिलती है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। भैया भाभी को जब वह सारी बात बताती है तो भैया भाभी उसे अपने पास ही रख लेते हैं। इसी तरह चोर उस जंगल में ही बुजुर्ग औरत का इंतज़ार करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अरे, हमें तो बुजुर्ग औरत बेवकूफ़ बना गई। इतने दिनों से इसी जंगल में खाए पिए बिना रुके हैं, लेकिन कोई बुजुर्ग औरत दिखाई नहीं दे रही कहीं से कहाँ तक। मुझे तो लगता है उस बुजुर्ग औरत ने हमें बेवकूफ़ बना दिया और हम तो यहीं पर टंगे रह गए। अब भाई यहाँ से चलते ही है, क्योंकि अगर यहीं पर रहे तो भूख के मारे मर जाएंगे। हाँ भाई, सही कह रहा है, चलते हैं। दोनों चोर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग औरत का उन्हें कुछ पता नहीं लगता। बुजुर्ग औरत की बुद्धिमानी से ही उसने उसकी खुद की जान बचा ली थी।